तो आज हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अगर मेरे पास कोई एटम है, कोई मेटल सरफेस है, या फिर कोई मैं किसी एटम की बात करूँ, किसी भी एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस शेल में होते हैं या किसी भी शेल में घूम रहे होते हैं। वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है बताओ? वैलेंस शेल होता है जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अराउंड ये बहुत सारे शेल्स हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है सारा ये ना। तो यहाँ पे जो ये आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ स्पिन कर रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब स्पिन कर रहे होंगे, स्पिन करना मतलब घूमना है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से किसी ना किसी एनर्जी से बाइंडेड होंगे। अब अगर मैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो थोड़े से ज्यादा पास हैं, यानी कि न्यूक्लियस का इस वाले इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है, स्ट्रेंथ पकड़ थोड़ी सी ज्यादा मजबूत है ना। तो इन वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी ज्यादा टाइटली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। थोड़े बाहर की तरफ अगर मैं मूव करना शुरू करूं, थोड़ी एनर्जी उसकी जो पकड़ है न्यूक्लियस की उन इलेक्ट्रॉन्स पे वो थोड़ी सी कम होती जाएगी। होगा ऐसा या नहीं होगा? ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वीकली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से वीकली बाइंडेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर वीकली बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस and are present in the outermost shell of an atom are called free electrons। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि वीकली बाउंडेड होते हैं ना ये, इसलिए इसका नाम क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने एनर्जी की बात कर ही दी है, तो ये जो जितनी एनर्जी से ये आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स बाइंडेड हैं, जिस एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू बाइंड द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है इसको? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? इसको हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, फाई नॉट की वैल्यू होती है h टाइम्स न्यू नॉट। ये h है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, पढ़ा है ना सभी ने प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.64 इंटू 10 टू द पावर -34 होती है, हाँ -34 होती है, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट। दूसरा यहाँ पे क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी इसकी भी मैं बात करूंगा। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? अब एनर्जी हमारी रेडिएशन की फॉर्म में मूव कर रही है, यहाँ पे इस फॉर्म की एनर्जी ले रखी है, h टाइम्स न्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट आया ना पे, वेव नेचर लाइट शो कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स भी जब ऑर्बिट कर रहे होंगे तो वेव नेचर शो कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे जब वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वहां पे उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रहे होंगे। तो इस थ्रेशोल्ड, ये वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसे क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा आगे हम इसकी बात भी करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी हम समझ सकते हैं वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। समझ आया इतना? तो अभी मैं बात करता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये अब थोड़ा सा मैंने बेसिक, मुझे इसको बताना था, तो ये बेसिक हमने बता दिया, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से ही यहाँ पे पता लग रहा है, कुछ जानकारी मुझे इसके नाम से ही पता लगी। फोटो का मतलब होता है लाइट, रेडिएशन से रिलेटेड, है ना। और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो फोटोन और इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड कोई चीज या फिनोमेना होना चाहिए हमारा, ये मुझे नाम से ऐसा पता लग रहा है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, देखो जरा ध्यान से देखते हैं। अगर मेरे पास ये कोई मेटल सरफेस है, अब मेटल सरफेस है तो यहाँ पे मेटल के एटम्स होंगे, और हर एक एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इस सरफेस के ऊपर होंगे या नहीं होंगे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो सरफेस के ऊपर होंगे ना, कंडक्टर के सरफेस पे सारा चार्ज आ जाता है ना, मेटल कंडक्टर होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये फाई नॉट एनर्जी से, फाई नॉट की वैल्यू कितनी है? h न्यू नॉट। वर्क फंक्शन जो भी होगा इस मेटल का, अब अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा,
ठीक है। अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर का वर्क फंक्शन कुछ और होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं किसी और मेटल सोडियम की बात करूँ तो उसका वर्क फंक्शन कुछ और होगा। मतलब वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी जिस एनर्जी से उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाइंडेड है न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है, वो वाली एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। समझ आया? तो ये वर्क फंक्शन हर एक मेटल का अलग अलग होगा, ये किसी भी मेटल का सेम, किसी दो मेटल का सेम नहीं होगा, जनरली अलग अलग होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लाइट रेडिएशन, फोटोन्स जिसको बोलते हैं ना, ये फोटोन्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आके गिरा। सपोज एक फोटोन था कोई मेरे पास, इस फोटोन की एनर्जी कितनी थी, h टाइम्स न्यू। प्लांक्स हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा E इज इक्वल्स टू h टाइम्स न्यू। किसी भी एक फोटोन यानी कि एनर्जी पैकेट की एनर्जी कितनी होती है, ये h टाइम्स न्यू। ये यहाँ पे क्या है, h प्लक्स कांस्टेंट सेम वही, और न्यू क्या है हमारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है हमारी, है ना। जो ये फोटोन आ रहा है ये भी रेडिएशन की फॉर्म में आ रहा हो, तो इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। समझ आया था ना? ठीक है। मैंने बोला कि ये E एनर्जी का फोटोन इस सरफेस के ऊपर गिरा, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर गिरा। अब सरफेस के ऊपर गिरने के बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, किसी भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन ने इसकी एनर्जी कंज्यूम करी, गेन करी, ये वाली एनर्जी। अब एनर्जी गेन करने के बाद क्या हुआ होगा, ये एक्साइट हुआ होगा मतलब अब ये मेटल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बाउंडेशन में तो आप भी नहीं रहना चाहते, है ना। जैसे बोर्ड खत्म हुए आप फ्री, तो अभी बाउंडेशन है ना आपके पास, लेकिन यहाँ पे को पढ़ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो यहाँ पे, उसके बाद ही फ्री हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे, है ना। हंस मत, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा जो था ये भी बाउंडेशन के अंदर था, अभी कुछ ना कुछ बाउंडेशन थी। बाउंडेशन क्या थी, ये बाउंडेशन थी इसके पास, इतनी एनर्जी से ये सरफेस के ऊपर एकदम बंधा हुआ है ना। अब ये फोटोन आया, तुम्हारे भी दोस्त लोग आते हैं जब तुम पढ़ रहे होते हो, तो क्या होता है, दोस्त आते हैं जो आवारा दोस्त हैं तुम्हारे, कुछ जो अभी भी नहीं पढ़ रहे, है ना। यहाँ तो सारे आवारे हैं, है ना। तो कुछ दोस्त लोग आपके आते हैं, आप पढ़ रहे होते हो, आप बाउंडेशन में होते हो, और अचानक से वो आते हैं, आपको एक्साइट करते हैं और घूमने के लिए मसूरी भाग जाते हो तुम, ऐसे तो होता है। तो वही ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। तो ये फ्री यहाँ पे फोटोन आया, फोटोन सरफेस के ऊपर गिरा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन की एनर्जी को कंज्यूम किया पूरा, ठीक है। और अगर ये एनर्जी ज्यादा हुई या इक्वल हुई, किससे, वर्क फंक्शन के, बाउंडेशन जितनी थी, अगर मैंने ये फिस्ट को ऐसे बंद रखा हुआ है, तो अगर सपोज मैंने 10 जूल से, मैंने 10 जूल की एनर्जी से मैंने इस फिस्ट को बंद किया है, तो इसको खोलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 9 जूल में खुल जाएगा क्या, ये नहीं खुलेगा। लेकिन अगर मैंने 10 जूल एनर्जी लगा दी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे, और 11 जूल एनर्जी मैंने जैसी लगाई तो ये खुल जाएगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो थे ये सरफेस के ऊपर बाइंडेड थे, किसी पर्टिकुलर एनर्जी से बाइंडेड थे, और अगर उस एनर्जी के इक्वल एनर्जी वाला फोटोन अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा, उस एनर्जी के इक्वल वाला फोटोन अगर गिरा, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई। उसने वो एनर्जी को तो ओवरकम कर लिया, जो वो बाउंडेशन वाली एनर्जी थी उसको तो खत्म कर दिया इसने, लेकिन अब इसके पास कुछ घूमने फिरने के लिए एनर्जी नहीं बची, है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं बची। लेकिन अगर इस फोटोन की एनर्जी, ये जो ई एनर्जी है, ये ज्यादा हुई इस बाउंडेशन वाली एनर्जी से, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट होती है हमारी एनर्जी की ना। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज इसका वर्क फंक्शन था, और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटोन यहाँ पे आके गिर जाए, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर जाए, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन 10 जूल, जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी वो तो यहाँ पे खर्च कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बात किया, तो अगर मैंने बोला कि वर्क फंक्शन हमारा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और एनर्जी कितनी आई इस बार हमारी, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, फोटोन की एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी, तो वो 10 जूल एनर्जी तो यहाँ पे खर्च कर दी उसने निकलने में, और बाकी बची हुई एनर्जी क्या बन गई उसकी, काइनेटिक एनर्जी बन गई। बाकी बची हुई एनर्जी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ई एनर्जी का फोटोन लिया, ई कितना ले रखा है मैंने अभी, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रखा है मैंने यहाँ पे, है ना, और वर्क फंक्शन बाउंड कितनी एनर्जी से बाइंडेड था इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाइंडेड था। तो फोटोन आया इस सरफेस पे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा, इस इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, थोड़ा सा एक्साइट हुआ, कितना एक्साइट हुआ, इतना एक्साइट हो गया क्या कि ये सरफेस के बाहर चले जाए। सरफेस के बाहर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी इसको, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, अभी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया है, तो चले जाएगा बाहर, बिल्कुल चले जाएगा। तो ये
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसने एनर्जी यहाँ पे खर्च कर दी, है ना, और बाकी बची हुई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गई, ये बची हुई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बन गई इसकी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से इधर उधर ये घूम रहा होगा, अब ये काइनेटिक एनर्जी बनी ना इसकी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, है ना, एनर्जी जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है। अब ये इधर उधर ऐसे फ्रीली घूम रहा होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect is a phenomena in which a photon is used for emission of electron from the metal surface. And what is the essential condition for photoelectric effect? This is the essential condition. The energy of photon must be equal or greater than the energy of work function. Work function बोलते हैं ना, एनर्जी ना बोल के मैं वर्क फंक्शन बोल देता हूँ इसको, समझ आता है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, द एमिशन ऑफ फोटोन फ्रॉम द मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ द एमिशन ऑफ फोटोन नहीं, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आए, कोई दिक्कत। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ तो ये भी मैथमेटिकल फॉर्म भी बना सकता हूँ मैं इसकी, कैसे बनाएंगे देखो जरा। मैंने बोला कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना था, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, ये E इज इक्वल्स टू H टाइम्स न्यू। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कितना आएगा, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ये फाई नॉट इज इक्वल्स टू H टाइम्स न्यू नॉट आएगा, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं द काइनेटिक एनर्जी, द रिमेनिंग एनर्जी, चलो अगर मैं ऐसा भी ना बोलूं, अभी मैं देख लेता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखूं अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो E एनर्जी का फोटोन आया, ये कहां गिरा, इसकी एनर्जी कहां कहां कन्वर्ट हुई, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो E एनर्जी जो थी वो कहां कहां खर्च हुई, कुछ तो ये वर्क फंक्शन में खर्च हो गई, कुछ तो यहाँ खर्च हुई, ये E एनर्जी का फोटोन आया था, कुछ तो यहाँ पे इसको निकालने में खर्च हो गई एनर्जी, और बाकी बची हुई एनर्जी कहाँ गई, प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ आता है इतना, ठीक है। तो ये अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, E की फॉर्मूला क्या होता है, H टाइम्स न्यू, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, H टाइम्स न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे कैलकुलेट करने के लिए आया काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम, H न्यू माइनस H न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारी, H न्यू माइनस न्यू नॉट। समझ आता है ना। अच्छा इसके अलावा कई बार वेलोसिटी भी पूछ सकता है, वेलोसिटी की फॉर्म में भी पूछ सकता है इस चीज को ही। तो वेलोसिटी के फॉर्म में निकालना हो तो हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, यहाँ से मैं वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा ये मास किसका होगा, मास किसका होगा, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, क्योंकि घूम कौन रहा है, वेलोसिटी किसने एक्वायर करी, इलेक्ट्रॉन ने तो की है, तो मास किसका होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी देख रहे हैं, किसकी कंसीडर कर रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो मास भी तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आया, तो यहाँ से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन जो था ये घूमने फिरने लग गया, इधर उधर घूम रहा है अब ये, है ना। अब अगर मैंने बोला इस स्पेस में यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन निकल के आया, इधर उधर ऐसे रैंडमली घूम रहा था अभी ये, मैंने क्या किया, इधर पे मैंने पॉजिटिव प्लेट लगाई, इधर नेगेटिव प्लेट लगाई, इधर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इधर नेगेटिवली चार्ज प्लेट, है ना। तो इलेक्ट्रोड्स ही तो बोलते हैं इसको, चार्ज प्लेट्स क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स होती है हमारी, है ना। तो अभी मैंने ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे घूम रहा था तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा या नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागा। अगर ये इधर की तरफ भागा तो इलेक्ट्रिक करंट भी तो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था और चार्ज मूव कर रहा था। तो जब चार्ज मूव करता है इस चीज को क्या बोलते हैं हम, इसी को तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे करंट भी जनरेट होगा, तो ये जो करंट जनरेट हुआ है ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हुआ है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच आर एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो एमिट हुए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है,
फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट जनरेट करने के। अभी करंट भी कौन सा जनरेट हुआ है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है। यहाँ पे कौन सा जनरेट हुआ है करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना है, अब इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे इधर, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर मुझे रोकना है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए मुझे एक एडिशनल पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इस पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है, या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोला मैंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल, अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर ये काइनेटिक, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ज्यादा तेज मूव कर रहे होंगे ना, ज्यादा करंट बना रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हुए तो मुझे ज्यादा कट ऑफ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कम काइनेटिक एनर्जी वाले हुए तो कम कट ऑफ पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब क्या है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम, है ना। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला बन के आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए हमारे काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, इतना समझ आता है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो बन के आता है P नॉट का, ये आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय E नॉट, ई चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आता है ना। तो इतना सब कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा। तो काइनेटिक एनर्जी की एक एक्सप्रेशन मेरी यहाँ से ये भी बनती है E टाइम्स P नॉट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की एक एक्सप्रेशन में यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ E V नॉट इज इक्वल्स टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ ले तो ये H बाई ई न्यू माइनस H न्यू नॉट बाई ई। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। तो ये भी एक हमारा फॉर्म है इसका, इसको बोला जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन को क्या बोला जाता है, आइंस्टीन। ये इसी के फॉर्म्स में लिख रहा हूँ, ये भी ये भी ये भी, ये सारे इसी के फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो इतना हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।